This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधा रस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निशी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और हमारे सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर की अग्रणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके पहले फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम,
पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 2 क्लास हम लोगों की हो चुकी है, उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको ये ध्यान देना आवश्यक है कि वो मेल की तुलना में यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम। स्ट्रक्चर मेल का थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मेल के संदर्भ में मेल का स्ट्रक्चर कठिन है, फंक्शन सरल है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत सरल है लेकिन फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है थोड़ा सा। तो हम लोगों ने पाया था कि प्रत्येक ओवरी में जन्म के समय से ही, अगर आप देखें तो एट द लेवल ऑफ प्यूबर्टी लेवल, यानी 14 इयर्स के एज में ही ऑलरेडी, जब तक मेल में तो 13-14 वर्ष की उम्र के बाद ही शुरू होता है, यानी गोनेडल जो विकास है सब बाद में शुरू होता है। यहाँ पर स्थिति उल्टी है। यहाँ पर 13-14 वर्ष की उम्र तक होते होते 60 से 80 हजार फॉलिकल्स ऑलरेडी प्रत्येक ओवरी में होते हैं, हो चुके होते हैं। ये प्रोसेस है। तो अब यहां से हम लोगों को चलना है कि ये, अब इसमें जितने फॉलिकल्स हैं, आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए ओवरी का, ये वाला, इसमें आपको देखने में सरल लगेगा कि धीरे धीरे जो फॉलिकल्स हैं, यानी जो जर्म सेल्स से होंगे, उन्हीं का धीरे धीरे डेवलपमेंट करना है। और इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए हमारे जो भी हार्मोन्स है इन्हीं को डेवलप करेंगे। और ये डेवलपमेंट के एक प्रोसेस है। तो वो आपको लोग ये मानते हैं कि वो प्राइमरी फॉलिकल्स लेकर के, प्राइमरी में छोटे फॉलिकल्स, और ये आप देख रहे होंगे सबके सेंटर में एक पॉइंट है, इसी से अल्टीमेटली ओवम का निर्माण होना है, यही ओवम को आगे डेवलप करेगा। तो यानी प्राइमरी फॉलिकल्स माने शुरुआत की दर में, पर आप देखिए प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स लिखा हुआ, यानी जो आपके 13 वर्ष की उम्र में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्हीं को जब 13 वर्ष की उम्र के बाद जब हार्मोन सिक्रेशन होगा तो धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्शियरी फॉलिकल्स, और फिर ग्राफिन फॉलिकल्स डेवलप होंगे। और यही ग्राफिन फॉलिकल्स अल्टीमेटली जाकर के फिर आगे उसमें ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन माने उसको बर्स्ट आउट होगा। जब बर्स्ट आउट होगा तो उसमें से ही आपको रप्चर्ड, इसको बोलेंगे अंदर से oocyte, यानी सेकेंडरी oocyte के रूप में कोई चीज निकलेगी। इसी oocyte माने साइट, ओवम का साइट माने सेल, तो वह साइट निकलेगा। और ये रप्चर्ड फॉलिकल्स जो बचेंगी वही ऑलरेडी बाद में इनको ही हम लोग कॉर्पस लुटियम के रूप में डेवलप हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस है, हम लोग इसी को आगे चल के पढ़ते हैं। इसी आज मेंस्ट्रुएशन पढ़ना में, यही प्राइमरी फॉलिकल्स आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी बनेंगे, फिर सेकेंडरी टर्शरी बनेंगे, टर्शरी से फिर टर्शरी फॉलिकल्स में ही प्राइमरी oocyte अंदर पड़े होते हैं जो सिंगल दिखा हुआ है। फिर टर्शरी फॉलिकल्स से ग्राफिन फॉलिकल्स बनेगा, और ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद उस पर जब बर्स्ट आउट होगा तो उससे सेकेंडरी oocyte निकलेगा, और वैसी सेकेंडरी oocyte को हम लोग ओवम कह सकते हैं। तो एक ओवरी से हर माह एक ही ओवम को परिपक्व होना है। कभी कभी स्थिति ये होती है कि दोनों ओवरी से ही परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ये अलग चॉइस है। लेकिन नॉर्मली एक ओवरी से एक ही होगा, राइट से होगा लेफ्ट से होगा ये नहीं कह सकते। और ये जो ओवरी से जब ओवम परिपक्व होकर बाहर आएंगे, इसी को, इस प्रोसेस को अगर हम कहें तो दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन। यही ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी का प्रथम चरण है। यदि ओवम
इस स्पर्म को फर्टिलाइज कर देगा कहीं पर जा करके, तो प्रेगनेंसी होगी। तो प्रेगनेंसी क्या, फर्टिलाइजेशन, तो इसको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पहले बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद 4 दिन बाद यही जब आकर के यूट्रस में जब वो 16 सेल का मोरोला के रूप में हो जाएगा, तो इसी को जाकर के हम लोग कहाँ करेंगे, एंडोमेट्रियम वॉल में जाकर चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा इसी को हम लोग कह सकते हैं कंसीविंग। ओवरी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, देखिए दो दो हार्मोन्स निकालेगी कौन, ओवरी निकालेगी। यही ओवरी वाले जो आपका ब्रेक डाउन हो गया है उसके बाद जो आपका बना हुआ है, तो उसी वही निकालेगी, तो ओवरी से ही निकल रहे हैं। एस्ट्रोजन क्या करेगी, नारी के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को बनाएगी। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर माने सारी चीजें वही होंगी जो एक लेडी को मदर के रूप में करना है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, कूल्हों की आकृति का निर्माण, पीरियड्स की शुरुआत, ये सब करेगी। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, यूट्रस के भीतरी परत को मोटा बनाएगा, ताकि क्यों, उसको केवल ये वेट करना है कि कोई एम्ब्रॉय आए, यानी कोई अतिथि आए, तो उसके लिए शैया चाहिए, उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, इनके लिए वो वहां पर इसको मोटा बनाएगा। अब कैसे कर प्रणाली थोड़ा समझें। ब्रेन के हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सबसे पहले कोई एक कहेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जीएनआरएच निकालेगा। जीएनआरएच निकालेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, 2 हार्मोन्स निकालेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जी हाँ मैडम, निशी मैडम का कुछ प्रश्न है क्या, निशी मैडम, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तभी मुझे लगा था हैंड रेज है। एनीवे, तो ये एफएसएच 2 निकालेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन ओवम के डेवलपमेंट, जो ओवम निकला हुआ है उसी के विकास और ओव्यूलेशन को कंट्रोल करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी ग्रुप, जो प्राइमेट ग्रुप है, फीमेल्स में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो प्राइमेट ग्रुप में बताया था कि मंकीज है, एप्स है और ह्यूमन बीइंग है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रत्येक माह एक ड्यूरेशन पर वेजिनल से वेजिनल ब्लीडिंग होगी। डॉग्स, कैट्स, बफेलो की फीमेल में स्ट्रेस साइकिल होगा, यूट्रस और ओवरी में परिवर्तन होगा, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगी। प्यूबर्टी यानी 13 इयर्स 14 इयर्स के आसपास किसी गर्ल चाइल्ड को प्रथम मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ होगा, इसे जिसे मिनार्की कहेंगे। प्यूबर्टी की एज होने पर किसी भी गर्ल चाइल्ड के हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलेगा। ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। दोनों हार्मोन उसके गर्ल चाइल्ड के ओवरी में एक्ट करेंगे। ओवरी से ओवेरियन, ओवरी में ऑलरेडी ओवेरियन फॉलिकल्स पड़े होंगे। जब एलएच और एफएसएच ओवरी में एक्ट करेंगे, ये फॉलिकल्स धीरे धीरे डेवलप करेंगे और डेवलप होने के बाद ये खुद कोई जो है हार्मोन निकालने लगेंगे। इन हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इस बीच डेवलपमेंट क्या होगा कि जो गर्ल चाइल्ड है वो प्रेगनेंसी के योग्य हो जाएगी। दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रभाव ये होगा कि उसकी आवाज हाई पिच हो जाएगी, ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे, हिप्स चौड़े हो जाएंगे, हाइट बढ़ेगी, मस्कुलर ग्रोथ बढ़ेगी। यानी एस्ट्रोजन उसके शरीर को मदर बनने के लिए तैयार करता है। यानी अगर मदर बनने का जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स नहीं है, तो दिस इज ड्यू टू एस्ट्रोजन, मेनली दिस इज एस्ट्रोजन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ लें।
तो ह्यूमन फीमेल में प्रतिमा ओवरी और यूट्रस और समस्त शरीर में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं? ओवरी में कुछ काम होगा, कुछ यूट्रस में होगा और बॉडी में होगा, जो साइक्लिक चेंजेस होंगे उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा, स्टिमुलेट होकर पिट्यूटरी से एलएच एफएसएच निकालेगा, ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। ओवरी में लगभग 60 से 80 हजार ओवेरियन प्राइमरी फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, उनमें से प्रत्येक माह अल्टीमेटली केवल एक फॉलिकल डेवलप होगा। शुरू में सब होंगे, शुरू में सब ग्रो करेंगे, अंत में केवल एक फॉलिकल ग्रो करेगा। ये जब ग्रो हो जाएगा, यानी प्राइमरी से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, सेकेंडरी की तरफ पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा? खुद निकालना शुरू कर देगा। योग्य हो गया, ये खुद निकालना शुरू करेगा क्या? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब ओवम डेवलप हो जाएगा तो फिम्ब्रेई के माध्यम से, फिम्ब्रेई हम लोगों ने देखा था ऐसे हाथ का था, तो फिम्ब्रेई के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब इसे खींच लेगी और जहां पर एम्पुला, याद करिए एम्पुला पार्ट, एम्पुला माने थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट जो होगा, और इस्थमस हमेशा पतला, और इस्थमस आपको बायोलॉजी वहां मिलेगा, ज्योग्राफी में बहुत मिलेगा, लिखे इस्थमस है, इस्थमस माने छोटा सा पतला सकरा मार्ग, एम्पुला माने फूला मार्ग। तो फूला एम्पुला पार्ट में स्थिर रहेगा, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है, ये मोबाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है, तो ये क्या वहीं पर रुक जाएगा और फर्टिलाइजेशन का इंतजार करेगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रक्त के माध्यम से सारे शरीर में फैल जाएंगे, ये हार्मोन यूट्रस में भी चले जाएंगे, और वहां पर क्या करें? यूट्रस के 3 दीवार हैं, एक बाहरी पेरीमेट्रियम, अंदरूनी बिल्कुल अंदर वाले में एंडोमेट्रियम, और बीच की मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाहरी पेरीमेट्रियम थोड़ा स्ट्रांग होती है, और एंडोमेट्रियम जो है वही शेड आउट होती है, जो बाद में जब आपका ब्लीडिंग होती है तो वही एंडोमेट्रियम शेड आउट होती है। अंदरूनी दीवार एंडोमेट्रियम को प्रभावित करेगी, उसे मोटा बनाएगी, ताकि कोई नए अतिथि आए तो उसको शैया और न्यूट्रिशन उपलब्ध हो सके। प्रथम मेंस्ट्रुएशन मेनार्की है, अंतिम मेंस्ट्रुएशन मेनोपॉज है। 13 से 50 वर्ष की उम्र तक है, मेल में ऐसा नहीं है। ये साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 ± 2 दिनों का है। ये चंद्रमा की स्थिति पर है, इसका मतलब भारतवर्ष की जो सभ्यता थी उसके अनुसार ये है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से नहीं है। एक बार में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड निकलने का समय 3 से 5 दिन है। मात्रा अनुमानित 30 ml से 80 ml है, और फर्स्ट 3 डेज में 80 ml का, या जो भी ml है, लगभग 50 ml मान लीजिए, 50-60, तो 60 ml का लगभग 80% भाग 3 दिन में हो जाना चाहिए, शेष 2 दिनों में शेष बचा हुआ निकलता है। हम लोगों ने एक उदाहरण लिया है, 30/9/25 से मेंस्ट्रुएशन आपने डेट मान लिया, 30/9/25 को कोई डेट मानी है, उसका साइकिल 28 दिनों का है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। अब तक कैलकुलेशन करिए, तो 5 दिनों का मेंस्ट्रुएशन मानते हुए 30/9/25 से 4/10/25, ठीक है, 5 दिन का 30/9/25 से 4/10/25 तक मेंस्ट्रुएशन होगा, मतलब ब्लीडिंग पीरियड है। तो अब लास्ट डे देखिए 27/10/25 को, 30/9/25 को शुरू हुआ, तो 27/10/25 को साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये मान के चलिए। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अगला मेंसेस 27/10/25 को होगा। ओव्यूलेशन देखिए, ओव्यूलेशन की डेट निकालने के लिए हमेशा उल्टा चलिए, 27 को जो अगला मेंसेस जो शुरू होगा 27/10/25, उसके 14 दिन पहले आप जोड़िए, वो 13/10/25 को होगा। तो ओव्यूलेशन की संभावित तिथि 13/10/25 है। मेंस्ट्रुएशन गतिविधियां निम्नलिखित संदर्भ में देखनी है, क्या एफएसएच में क्या परिवर्तन होगा, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में क्या होगा, फॉलिकल्स में क्या डेवलपमेंट होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कैसे होंगे, यूट्रस में क्या परिवर्तन होगा, और कॉर्पस लुटियम जिसको भी नाम दिया हम लोगों ने, जब बर्स्ट आउट हो जाएगा तो जो शेष बचेगा उसको कॉर्पस लुटियम बोलेंगे, उसमें क्या परिवर्तन होगा। जहां कहीं आपको वैसे समझ में ना आए, मान ली थोड़ा लगे, वो हम लोग भी उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आप पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं, तो थोड़ा पूछते रहिएगा। एक ओवरी में 60 से 80 हजार फॉलिकल्स होते हैं, यही प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एट द एज ऑफ 13-14। इन्हीं फॉलिकल्स में एग या ओवम होगा।
जो बीच का एक बड़ा वो है, उसके अंदर जो है वो एक ओवम होगा, उसी को ओसाइट कहेंगे। बाद में ओसाइट माने ओवन, ओवम ओवेलाइजेशन, ओव्यूलेशन सेल बना हुआ है उससे, और जो साइट है, साइट माने सेल होता है, तो वो वही सेल डेवलप होता है आगे चल के। प्रत्येक माह एक ओवम को विकसित किया जाना है, ये ध्यान रखिए, और केवल एक ही ओवरी से ये ओवम विकसित होगा, चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो, कभी कभी दोनों से हो जाता है, वो अलग पॉइंट। प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा, फिर टर्शरी फॉलिकल्स बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। इन सभी के केंद्र में ओवम भी रहता है, जो वो भी डेवलप होता रहेगा, बाहर वाला डेवलप करेगा और अंदर वाला भी डेवलप करते रहेगा। जो डेवलप करता रहता है, ये नहीं फॉलिकल्स और एक दोनों डेवलप करते हैं। फॉलिकल्स कवरिंग समझ लीजिए बाहर, वो एक अंदर है उस साइड, क्योंकि फॉलिकल्स भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालेंगे। अतः जानना जरूरी है कि सेकेंडरी फॉलिकल्स के स्तर से ही ये हार्मोन निकलना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये थोड़ा ग्रो करेगा फॉलिकल्स, तभी वो निकालेगा। तो यानी प्राइमरी की बात नहीं, जब प्राइमरी से सेकेंडरी के आसपास होगा तब ये हार्मोन निकालना शुरू कर देंगे। 30/9/25 को अब हम लोग डेट देखना शुरू करेंगे कि हम लोग 30/9/25 को क्या क्या डेवलपमेंट होगा, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। 30/9/25 क्या होगा? यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल में ब्रेकडाउन शुरू होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये मान के चल रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा, यानी फर्टिलाइजेशन इसके पहले नहीं हुआ, तो अब एंडोमेट्रियम वॉल से ब्रेकडाउन शुरू होगा। जो दो क्या निकलेंगे? फ्लूइड निकलेगा और ब्लड निकलेगा। ये वेजिना के थ्रू निकलना शुरू हो जाएगा। इसी को मेंस्ट्रुएशन फेज कहेंगे, क्योंकि यही मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है, तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज कहलाएगा। और हम लोगों ने 5 दिन का माना हुआ है, इसलिए हम लोग मानेंगे कि 4-10/25 तक ये रहेगा। इस दौरान क्या होगा? पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस फिर वही अपना करेंगे प्रभाव से, क्या नहीं वो क्या प्रभावित करेंगे? हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलेगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, वो पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच बनाएगी, वो ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करने में लग जाएंगे। एलएच माने लुटिनाइजिंग और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल बनाने में मेन भूमिका एफएसएच की होगी। तो एफएसएच जो है वो आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, एलएच भी बढ़ेगा, एफएसएच बढ़ेगा, दोनों का काम वही। एफएसएच क्या करता है? वास्तव में फॉलिकल्स को प्राइमरी फॉलिकल्स से ग्रो कराएगा, जिसके अंदर केंद्र में मौजूद ओवम भी विकसित होगा। ये क्या करेगा? एफएसएच। तो इस प्रकार जिस समय यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही होगी, याद करिए यूट्रस शेड आउट हो रहा है, तो उसमें ब्लीडिंग हो रही है, उस समय ओवेरी में ओवेरियन, देखिए 2 जगह है ना, हम लोगों ने कहा था यूट्रस और ओवरी में, तो यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस शेड आउट हो रहा है। ओवरी में क्या हो रहा? ओवेरियन फॉलिकल्स भी एलएच और एफएसएच के प्रभाव से ग्रो कर रहे होंगे। तो यानी इस समय ब्लीडिंग हो रही है और उधर ओवरी में क्या हो रहा? ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, एलएच और एफएस दोनों का लेवल बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड कह रही है कि दोनों का हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच निकाल दिया, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, तो अब एलएच और एफएसएच पिट्यूटरी निकालना शुरू करेगी और दोनों क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। तो खुद ग्रो करेंगे और फॉलिकल्स को ग्रो कर रहे होंगे। अब ये देखिए चित्र में, देखिए इसको समझ में आएगा, चित्र भी देखते चलते हैं। 30/9/25 से हमने देखा, 30/9/25 से मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ। ये जो हमारा है, ये हमारा 30/9/25 से लेकर के ये शुरू का फेज है फॉलिकुलर, या ये पहला मेंस्ट्रुएशन फेज है, जिसमें 4-5 दिन का 5 दिन का समय हम लोगों ने माना हुआ है। तो इस समय देखिए एफएसएच बढ़ रहा है, एलएच भी बढ़ रहा है तेजी से, फॉलिकल्स देखिए फॉलिकल्स दिखाए छोटे छोटे, ये दोनों प्राइमरी से अगले सेकेंडरी के रूप में आ रहे हैं। तो प्राइमरी के लास्ट में जब पहुंचेगा सेकेंडरी शुरू में, तब ये तब तक ग्रो कर रहा होगा, ऑलरेडी ग्रो कर रहा है ये, तो अभी इसको ग्रोथ वाले में चल रहा है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी। उधर क्या है? अभी देखिए जैसे ही
ये प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर बढ़ना लगेगा, तो अब एस्ट्रोजन निकालना शुरू कर देगा। अब एस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ा, अधिक नहीं बढ़ा लेकिन थोड़ा सा बढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन मोर और लेस वही रहा। और इसी तरह यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल शेड आउट हो रही है, ये ब्लड दिखाया गया है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट फेज। ये फर्स्ट फेज आपका है जिसमें वो आपका मेंस्ट्रुएशन फेज जिसको कह सकते हैं हम लोग, 30/9/25 से 4/10/25 तक का। तो ये हम लोग को, अब इसी को हम लोग पढ़ना है। तो जिस समय यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही होगी उसमें ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स भी एलएच और एफएसएच प्रभाव से ग्रो कर रहा होगा। एलएच और एफएसएच दोनों का लेवल बढ़ रहा होगा। और एलएच का कार्य, मेन कार्य क्या है एलएच का कार्य, एफएसएच तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल्स को डेवलप करेगा, एलएच का कार्य उसको सहयोग देना है। इस फेज में क्या होगा, अभी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन नहीं हो रहा, शुरू अधिक नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हो रहा होगा लेकिन अभी नहीं हो रहा। क्यों, अभी प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स का साइज बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सेकेंडरी के करीब पहुंचेगा, तब एस्ट्रोजन निकलना शुरू होगा, उसके पहले नहीं निकलेगा। वो भी तो बड़ा होना चाहिए। जब बड़ा हो जाएगा यानी प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर तरफ बढ़ेगा, तब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालना शुरू करेगा। तो ये फेज अभी ऐसा है। इसीलिए इस फेज में अभी हम लोग देखो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बहुत अधिक नहीं डेवलप कर रहा, बहुत अधिक बढ़ नहीं रहा। सेकेंड फेज में बढ़ेगा। पहला फेज जो हमारा ये वाला मेंस्ट्रुएशन फेज है, इसमें हम लोग नहीं उसको बढ़ा रहा है, वो नहीं बढ़ रहा। ठीक, इसमें चित्र में वो बढ़ा नहीं है। और यूट्रस से एंडोमेट्रियम वॉल से शेड आउट हो रहा है। ठीक, तो एफएसएच बढ़ रहा है, एलएच बढ़ रहा है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के नॉर्मल मोर और लेस वही स्थिति है, अभी कोई नहीं हुआ है, लेकिन यूट्रस में शेड आउट हो रहा है। नाउ सेकंड कम, सेकंड, अब सेकंड फेज है, दिस इज नोन एज फॉलिकुलर ऑब्लिक प्लोरीफेरेशन फेज, बढ़ने वाला। अब इसमें सब चीजें बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी देखिए। सेकेंड फेज में, सेकेंड फेज को हम लोग कहेंगे फॉलिकुलर फेज, यानी फॉलिकल्स, फॉलिकल्स से फॉलिकुलर बना, फॉलिकल्स का फेज है। और इसको प्लोरीफेरेशन माने डेवलपमेंट बना, डेवलपमेंटल फेज है। अब देखिए इस फेज में क्या होगा, इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होगा, वो बढ़ गया, डेवलप हो चुका, और एस्ट्रोजन निकालना शुरू कर रहा है। उसमें बढ़ गया तो खुद ही एस्ट्रोजन निकालना शुरू कर दिया। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स और टर्शियरी फॉलिकल्स दोनों और अंततः ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोगों ने कहा था प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और तब हमारा ग्राफियन फॉलिकल चौथा, मतलब ये फेज है, ये कन्वर्ट हो रहा होगा। अब देखिए सेकेंड फेज फिर देख लें हम लोग। टर्शरी देखिए, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल्स जैसा डेवलप होगा वैसे ही बर्स्ट आउट हो जाएगा। अब कारण बताएंगे क्यों बर्स्ट आउट होगा, इसमें उसी के एलएचएफएस का ही चक्कर है। तो अभी क्या हो रहा है, इसमें अभी ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी ग्रो कर रहा है, टर्शरी ग्रो कर रहा है, फिर ग्राफियन, सब बढ़ रहे हैं। अब देखिए हम लोगों ने कहा था कि सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी जब बनेगा फॉलिकल तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा, तो एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो गया। अभी प्रोजेस्टेरॉन में बहुत अंतर नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का काम मेन जो है बेड वगैरह की काम करना है, तो वहां भी कुछ नहीं है, लेकिन एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा बहुत बढ़ेगा लेकिन अधिक नहीं बढ़ेगा, एस्ट्रोजन तेजी से बढ़ रहा है। क्यों, उसको फॉलिकल्स की आवश्यकता है, फॉलिकल्स बढ़े तो फॉलिकल्स ने निकालना शुरू कर दिया, तो एस्ट्रोजन के प्रभाव में सारी चीजें डेवलप हो रही है। अब देखिएगा एफएसएच और एलएच दोनों गिर रहे हैं, यही यही समझना है, ये एक समझ रहा है। ये हम लोगों ने कहा इसमें क्या है, ये देखिए दिखाया, यूट्रस की स्थिति क्या होगी, प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, जो अंदर वाली वॉल है, अंदर वाली वॉल हम लोग
अंदर वाली वॉल देखिए, एंडोमेट्रियम ये एंडोमेट्रियम वॉल देखिए, ये वाली है अंदर जो दिखाई दे रही है। बाहर हम लोगों ने लिखा हुआ है पेरीमीट्रियम, फिर मायोमीट्रियम बीच वाली। मायोमीट्रियम में कोई परिवर्तन नहीं, स्मूथ मसल की है, कोई चेंज नहीं होता है। और पेरीमीट्रियम स्ट्रॉन्ग मसल्स की है, ताकि क्योंकि इसी को बाद में सहयोग देना है जब बर्थ होगा। और अंदर की वो है, अंदर की जो वॉल है उसको एंडोमेट्रियम वॉल कहेंगे। यही प्रोलिफरेट होगी, बढ़ेगी, और अंत में यही स्टेट आउट होती है मेंस्ट्रुएशन में, ये शेड आउट होती है। तो ये जो है, अब LH और FSH दोनों का घट रहा होगा। अब इस चीज को समझना कि क्यों घट रहा है। ये प्रोलिफरेशन यानी एंडोमेट्रियम वॉल बढ़ रही है, इसलिए प्रोलिफरेशन कहते हैं। और उधर क्या कह रहे हैं दूसरा, और फॉलिकुलर इसलिए कह रहे हैं कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, इसलिए फॉलिकुलर। यानी फॉलिकुलर माने हुआ जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। कहाँ से डेवलप हो रहे हैं फॉलिकल्स? फॉलिकल्स किस जगह डेवलप करेंगे? ये डेवलप करेंगे आपका ओवरी में। ओवरी में डेवलप करेंगे, इसलिए फॉलिकुलर भाग कहा गया। अब यूट्रस की स्थिति होगी प्लोरिफरेशन की, तो वो हम एंडोमेट्रियम वॉल की प्लोरिफरेशन हो रहा है। बस इसी को समझना है। सेकेंड फेज को फॉलिकुलर फेज कहेंगे, और या इसको प्लोरिफरेशन फेज कहेंगे। इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर के एस्ट्रोजन निकालना शुरू कर देगा, और सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे फॉलिकल्स विकसित होगा, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि यही एस्ट्रोजन आगे क्या निकाल रहा है, यही एस्ट्रोजन लेवल निकाल रहा है। कौन? फॉलिकल्स निकाल रहा है। तो जैसे जैसे फॉलिकल विकसित होगा, वैसे वैसे उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे वो एस्ट्रोजन अधिक निकालता जाएगा। इसी समय दो परिवर्तन होंगे। FSH का मुख्य कार्य क्या था? हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, हमारी फैकल्टी भी है, उन्होंने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। इसी समय दो परिवर्तन होंगे। FSH का काम क्या है? फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल्स को विकसित करना है। LH क्या कर रहा है? LH का काम मुख्य रूप से नहीं है, LH का काम उसको सहयोग देना है। तो FSH का मुख्य कार्य फॉलिकल्स को विकसित करना, LH का काम उसको सहयोग देना। अब शुरू में देखिए, ओवरी में अनेक फॉलिकल्स हैं, तो अब FSH जैसे उसने हुआ, तो फॉलिकल्स को विकसित करना उसका काम है। तो भाई 10 बैठे हुए हैं, तो 10 को अगर मान लीजिए 2-2 ग्राम दे रहा है, तो 20 ग्राम हो गया, 10 बैठे हुए हैं। तो यानी ओवरी में अनेक फॉलिकल्स है, तो FSH प्रारंभ में सभी को विकसित कर देगा। उसे क्या मालूम, प्रारंभ में सभी विकसित होने लगेंगे, सब 1 2 3 4 10 12 15 जितने हो सब विकसित होने लगेंगे, क्योंकि पूरे FSH पूरे ओवरी में जाएगा। FSH ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही उसमें जाएगा, इसलिए ओवरी में मौजूद सभी फॉलिकल्स उसका लाभ उठा लेंगे। जितने लोग हैं सबको वो मिलेगा, तो ये सबको डेवलप कर देगा। जब अब लेकिन अंत में ये तो तय करना पड़ेगा कि कौन फॉलिकल स्ट्रांग है, कौन फॉलिकल सक्षम है, कौन फॉलिकल अच्छा है। जो भी अपना डिसाइड होता हो, ये डिसाइड करने के बाद ये तय हो जाएगा कि आई हैव टू डेवलप ओनली वन फॉलिकल। ये निर्णय हो गया ना। तो यानी अब FSH को ये मालूम हो जाएगा कि केवल
एक ही फॉलिकल्स को हमको ग्रो करना है। तो अब और एक ग्रो हो गई, तो जो ग्रो हो गई वो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई। तो ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन निकाल रहा है फॉलिकल्स की वजह से। तो ये एस्ट्रोजन का है, अभी आप पढ़िएगा इसको। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देगा। यही हमको समझना है, व्हाट इज निगेटिव फीडबैक। एस्ट्रोजन ये कहेगा एफएसएच को कि भैया हम तो एक को डेवलप कर रहे हैं और अब आपको भी तो एक ही डेवलप करना, तो इतना जो आप एफएसएच बांट रहे हैं मत बांटिए, बहुत अधिक हो गया है, अब इसको घटाइए। ये निगेटिव फीडबैक है। यानी हम आपके पास जाएं, मान लीजिए किसी जगह कोई किसी मंदिर में कोई प्रसाद बंटना हो, तो जब हमने 10 किलो दिया, फिर 10 किलो दिया, फिर 20 किलो भी दिया, फिर 10 करते करते 100 किलो लड्डू हो गए, तो फिर कोई मंदिर का प्रबंधक ये कह देगा भैया जो आदमी है उनको सबको लगभग प्रसाद मिल गया, अब कम कर दीजिए, अब इतना मत दीजिए, अब आप 10 ही 15 किलो दीजिए, बहुत अधिक मत दीजिए। तो अब अगर जो जो पहले 15 जो 20-25 किलो के हिसाब से आ रहा था, अब वो कम के हिसाब से आएगा। ये हमेशा फंक्शन है, निगेटिव फीडबैक के माध्यम से पूरा शरीर फंक्शन करता है। उनको मान लीजिए आपका कोई लेवल, ब्लड का लेवल, मान लीजिए कहीं ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो अब शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा तो वो तुरंत फीडबैक देगा कि अब हमको शुगर नहीं चाहिए, तो ये हमेशा जाता है। उसी तरह कि हमको उसको शुगर कम करना है, ये निगेटिव फीडबैक दो लोगों से करता है, एफएसएच वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दो करते, दो कंट्रोलर हैं। एफएसएच वो सॉरी हाइपोथैलेमस सबसे बड़ा कंट्रोलर, उसके नीचे मान लीजिए कोई चीज अधिक डेवलप हो गई तो क्या करता है, जब मान लीजिए किसी चीज की संख्या शरीर में 500 ml की जगह 1000 ml हो गई और 1000 उसकी, अब उस 1000 से अधिक उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये दोनों निगेटिव फीडबैक देंगे। किसको देंगे, निगेटिव माने अब रोक दीजिए, ये किसको देंगे, पहले तो दे देंगे आपको, जाएंगे जो उनका पहला मालिक, कौन पहला मालिक है, वो हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दे देंगे। फिर कहेंगे नहीं, बड़ा मालिक बैठा हुआ है, कौन है, हाइपोथैलेमस, उसको भी दे देंगे। तो जैसे ये देंगे तो वो क्या करेगा, वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है जिसको उसने निकाला था उसको रिलीज करना बंद कर देगा। जैसे रिलीज करना बंद कर देगा वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच की मात्रा घटा देगी, रिलीज ही नहीं करेगी क्योंकि उसका गोनाडोट्रोपिन वाला काम खत्म हुआ। तो एफएसएच एलएच का वो जो सिक्रेशन है वो घट जाएगा। यानी जब ये निर्णय हो गया कि केवल एक ही को ग्रो करना है और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगी, क्योंकि एस्ट्रोजन जब बढ़ गया, एक आदमी एक बढ़ गया वो फॉलिकल्स, तो उसने एस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक दे देगा। क्या कहेगा, कहेगा कि अब हमको जरूरत नहीं है कि अब अधिक एफएसएच रिलीज ना हो, ये बॉडी का रेगुलेशन सिस्टम है, इससे एलएच और एफएसएच का उत्पादन घटने लगेगा। यहां ग्राफियन फॉलिकल्स तक आते आते उसने बताया कि भाई अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा एस्ट्रोजन भी हम निकाल रहे हैं, तो एस्ट्रोजन ने फीडबैक दिया निगेटिव फीडबैक, तो उसकी वजह से निगेटिव फीडबैक चला गया पिट्यूटरी में, निगेटिव फीडबैक चला गया हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ने एफएसएच और एलएच निकालना कम कर दिया। देखिए डाउनवर्ड प्रोलिफरेशन फेज में एलएच और एफएसएच दोनों का डाउनवर्ड शुरू हो गया। अभी एस्ट्रोजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स और बड़ा हो गया है, तो ये एस्ट्रोजन तेजी से बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन में कोई अंतर नहीं हो रहा, और यूट्रस में क्या हो रहा, जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये और बढ़ रही है, क्योंकि इसको तो इंतजार है कि अब जो है हमको क्यों और मोटा करना है, ताकि अब हमको
किसी अतिथि का स्वागत करना है। अब आगे क्या होगा? अब ग्राफिन फॉलिकल्स और बड़ा हो गया। तो ग्राफिन फॉलिकल्स, ये वही ग्राफिन ही, ग्रोविंग फॉलिकल्स वही तो है, एक और हार्मोन रिलीज करती है। ये ग्रुप जितना बढ़ रही है फॉलिकल्स, तो एक और हार्मोन रिलीज करती है। नोट कर लीजिएगा, इसका नाम शायद हर जगह पढ़ने में नहीं मिलेगा। इसका नाम इनहिबिन है, INHIBIN, जो स्पेसिफिकली FSH को इनहिबिट करती है, जो स्पेसिफिकली FSH को इनहिबिट करती है। ये इस कारण होता है क्योंकि एक ही फॉलिकल को विकसित करने के लिए FSH की बहुत मात्रा नहीं चाहिए। तो एक और हार्मोन निकलता है। कौन निकालता है? यही हार्मोन ग्रोविंग फॉलिकल्स निकालता है। एक और हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम इनहिबिन है, जो स्पेसिफिकली FSH को इनहिबिट करेगी। ये इस कारण होगा क्योंकि एक ही फॉलिकल को विकसित करने के लिए FSH की बहुत मात्रा नहीं चाहिए। अब हमको क्यों चाहिए? अब हमको कम चाहिए, तो इसलिए वो फेस FSH और LH दोनों लेवल घट जाएगा। ठीक। अब एक और चीज नोट कर लीजिए, कहीं नोट करिएगा, नहीं तो सब। एट मॉडरेट लेवल एस्ट्रोजन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू FSH एंड LH। एट मॉडरेट लेवल, जब एस्ट्रोजन का मॉडरेट लेवल होगा तो वो निगेटिव फीडबैक देगा किसको? FSH को और LH को। यानी FSH LH को देने का मतलब है कि अल्टीमेटली वो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को दे रहा है। ठीक, उसकी वजह से FSH LH डाउन होंगे एट मॉडरेट लेवल। बट एट वेरी हाई लेवल, नोट कर लीजिए, एट वेरी हाई लेवल्स इट स्टार्ट्स टू गिव पॉजिटिव फीडबैक टू LH एंड FSH। पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम होता है, जैसे जैसे जब डिलीवरी या उसको पार्चुरेशन, जब पार्चुरेशन में अधिक होता है। नॉर्मली शरीर में अधिकांशतः निगेटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम होता है, लेकिन होता है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब क्या है कि नहीं, हम ये हमको और चाहिए, और स्ट्रेस दीजिए ताकि, ठीक है, ये स्ट्रेस मतलब और भी वो जो है उसको बढ़ाते जाइए। तो ये जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई लेवल हो जाएगा तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर देगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर एस्ट्रोजन की अत्यधिक मात्रा हो जाएगी तो LSH FSH को पॉजिटिव फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा। फिर चित्र देखिए, समझते रहिए ताकि देखिए ये, और इसको बाद दोबारा जब सुनिएगा तब और समझ में आएगा। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर LSH FSH LHS डाउन हुआ, निगेटिव फीडबैक दिया, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, तो यहां से एस्ट्रोजन निकल रहा है, एस्ट्रोजन ग्राफिन फॉलिकल्स। वो कह रहा है कि जब बहुत लेवल एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, देखिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत अधिक बढ़ गया, तो जैसे बहुत अधिक बढ़ गया तो उसने पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया, कहा कि हमको और चाहिए। तो FSH और LH दोनों बढ़ गया, और LH देखिए कितना बढ़ गया। LH बहुत हाई लेवल पे हो गया, बहुत ऊंचा हो गया। FSH तो उतना ऊंचा नहीं हुआ, लेकिन LH बहुत अधिक सर्ज कर गया। दिख रहा है? दिख नहीं रहा हो बताइए, गरिमा मैडम, दिख रहा है ना? चित्र दिख रहा है कि नहीं है? चलिए, एनीवे सबको दिख रहा है। तो LH लेवल बहुत अधिक बढ़ गया, सर्ज कर गया, ऊपर हो गया। FSH उतना तेजी से नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन LH बहुत अधिक बढ़ गया। अब जैसे ही LH बहुत अधिक बढ़ जाएगा वैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स टूट जाएगा। जैसे LH बहुत अधिक बढ़ जाएगा वैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स ब्रेक हो जाएगा, और यहीं से जो अंदर ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट है, वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर? जैसे ही
LH बहुत अधिक सर्ज कर जाएगा, वैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स जो बना हुआ था वो बर्स्ट आउट कर जाएगा और वहां पर जो एग बोलेंगे या ओम बोलेंगे वो बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आ जाएगा तो दो काम होंगे। शेष भाग जो बचा हुआ है वो कार्पस लुटियम कहलाएगा, जो कार्पस लुटियम नॉट नोट कर लीजिए, यही कार्पस लुटियम है। जो शेष भाग बचा हुआ है ओवम उसमें से निकल गया है। दिस इज सेड टू बी ओव्यूलेशन। दिस इज सेड टू बी ओव्यूलेशन। जैसे पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया वैसे ही तुरंत ही पॉजिटिव फीडबैक LH बहुत अधिक सर्च कर जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और जैसे बहुत अधिक बढ़ जाएगा वैसे ही FSH बढ़ेगा, लेकिन LH बहुत तेजी से बढ़ेगा और परिणाम ये होगा कि वो बर्स्ट। अब यहीं पर ओव्यूलेशन हो गया, इसी को यहीं से थर्ड फेज शुरू हो गया। दिस इज सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज। बस इसी को समझना है। यहां पर स्टार्ट हो गया, यहाँ प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियम हो गया, यहाँ एस्ट्रोजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उसने जो है पॉजिटिव फीडबैक दिया, और पॉजिटिव फीडबैक देने के बाद हुआ ये डेट जो हमारी होगी ओव्यूलेशन डेट होगी, और ये लास्ट वाली डेट जो हमने 27/10/25 का है उससे 14 दिन पहले 13/10/25 को होगी। इसमें बॉडी टेम्परेचर देखिए क्या परिवर्तन होगा। ये फेज महत्वपूर्ण है। अब ओव्यूलेशन की स्थिति आ गई। ध्यान देने योग्य बात यह है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म की लाइफ केवल 48 आवर्स है। ओवम के निकलने के बाद उसकी वेटिंग लाइफ ओनली 24 आवर्स। ओवम से निकला, उसकी वेटिंग लाइफ जो वेट करेंगे वो 24 आवर्स है, और मेल का है वो 48 आवर्स है स्पर्म का। ठीक है। ह्यूमन फीमेल में केवल एक दिन के लिए, मतलब ह्यूमन फीमेल केवल एक दिन के लिए फर्टाइल होगी 24 आवर्स के लिए। अब ये अध्ययन करेंगे कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये इसी का फेज हम लोग करना। फर्टिलाइजेशन होगा तो अलग पॉइंट है, वो बड़ा बड़ा काम है हम लोग। LH के बहुत अधिक सर्ज कर जाने पर यानी बढ़ जाने पर ग्राफिन फॉलिकल्स वो फट जाता है और ओवम बाहर निकल जाता है ओवरी से। अब फिम्ब्रेई उसे आकर्षित करेगी और वो सिलिया मसल्स धीरे धीरे, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सिलिया मस्कुलर के माध्यम से फॉलिपियन ट्यूब की ओर बढ़ने लगेगी। याद करिए फिलिपियन ट्यूब जो हम लोग में था वो ओविडक्ट, इसको ओविडक्ट कहते हैं वहां की भाषा में, फिलिपियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो ओविडक्ट या फिलिपियन ट्यूब से एम्पुला में पहुंच जाएगी। एम्पुला माने फूला हुआ भाग, जहां फूला हुआ भाग होगा वहीं पर स्थिर हो जाएगी और स्पर्म का वेट करेगी। इसे ही ओव्यूलेशन कहेंगे। इस समय शरीर का टेम्परेचर सामान्यतः 1 डिग्री के लगभग बढ़ जाता है। इस समय तक इंडोमेट्रियम वॉल तैयार हो चुकी है कि कोई नया अतिथि आए और उसका बेड तैयार। ठीक। ग्राफियन फॉलिकल्स में से ओवम, अगर हम इसको सही बात कहें तो सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे। ओवम के निकलने के बाद जो शेष बचेगा वो कार्पस लुटियम कहलाएगा। यानी हम लोग याद करिए, नोट कर लीजिए इसको, यानी LH इज द मदर और फादर ऑफ कार्पस लुटियम। LH बढ़ गया इसीलिए कार्पस लुटियम ब्रेक हो गया। यानी कार्पस लुटियम का जन्मदाता कौन है? LH। अगर LH सर्ज नहीं करता तो कार्पस लुटियम ब्रेक डाउन नहीं होता, यानी वो ब्रेक नहीं होता ग्राफिन फॉलिकल्स। तो कार्पस लुटियम बना, तो कार्पस लुटियम जो बना है वो LH की वजह से बना है। कार्पस लुटियम इस उम्मीद में कि अब फर्टिलाइजेशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगेगा। ये कार्पस लुटियम
कार्पस लुटियम बन गया। अब ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा क्योंकि उसकी नहीं, एस्ट्रोजन तो गिर रहा है और बहुत अधिक बढ़े नहीं, लेकिन हमारा प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगा। तो ये ध्यान देने बात है कि प्रोजेस्टेरॉन क्यों बढ़ रहा है, क्यों, उसको वेट, वो समझ रहा है कि अब वेट करना है हमको इसमें वेट करना है। ग्राफेन फॉलिकल्स में ओवम निकले तो जो बचा वो कॉर्पस लुटियम है, यानी एलएच इज द फादर ऑफ कॉर्पस लुटियम, नंबर 1। नंबर 2, कॉर्पस लुटियम इस उम्मीद में कि अब फर्टिलाइजेशन होगा, वो समझ रहा है कि भाई अब तो होना ही, उसे क्या मालूम कि नहीं होगा, जानना, वेट कर रहा है। फर्टिलाइजेशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगेगा, ये अधिक मात्रा में करेगा, थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन भी थोड़ा होगा लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अधिक करेगा। ये भी प्रेगनेंसी हार्मोन है, दोनों ये वाले जो है ये प्रेगनेंसी हार्मोन होंगे, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों। अब फर्टिलाइजेशन के लगभग 5-6 दिन बाद, अब फर्टिलाइजेशन मान लीजिए, अब यहाँ पर वो हम वेट कर रहा है 24 आवर्स में, और स्पर्म कोई है तो स्पर्म लेफ्ट या राइट जहां भी होगा स्पर्म पहुंचे, और स्पर्म 200 की संख्या में, लगभग मोर और लेस लगभग 200 की संख्या में ही अंदर प्रवेश कर पाते हैं और सब नष्ट हो जाते हैं। अब 200, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक उसमें कट मर जाते हैं, अंत में बचते हैं लगभग 200। 200 में भी लेफ्ट राइट में पानी जब बढ़ गए तो वो भी अल्टीमेटली जाते जाते अंत में एक ही कोई जो है वो उसको ओवम को ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा उसको तो उसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ब्रेक करने मतलब फ्यूजिंग हो जाएगी और दोनों को न्यूक्लियस मिल जाएंगे, फ्यूजिंग हो जाएगी, और वो उतने ही एक्स वाई उतने ही होंगे, 23 पेयर हम लोगों ने पढ़ा था, तो 23 पेयर ही टोटल होंगे, और वो उसमें एक्स वाई एक पेयर होगा, तो वो दोनों मिल करके इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट, ठीक। तो इस फर्टिलाइजेशन के लगभग 5-6 दिन बाद ही जाइगोट यूट्रस, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ तो अब ये जाइगोट बनकर, जाइगोट इज द सिंगल सेल, जो बर्थ हुई वो जाइगोट हुआ, अब वो सिंगल सेल हुआ। ये अब यूट्रस में कब आएगा, ये वहां से अब ट्रेवल करेगा धीरे धीरे, वो भी प्रोलिफरेट बढ़ेगा, 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल का जब हो जाएगा, इट इज सेड टू बी मोरोला, और तब वो 5-6 दिन बाद यूट्रस में आएगा, कहा, चिपकने के लिए, ठीक। अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अभी क्या करेगा, अभी उसे अभी मालूम कैसे होगा, तो मालूम होगा नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होकर के यूट्रस को वॉल को अभी भी तैयार करने लगेगा, ठीक। एंड्रोम अब अभी उसे नहीं मालूम, क्योंकि 5-6 दिन बाद मालूम होगा ना कि नहीं आया, अभी तो मालूम हो रहा भाई, निकला और निकलने के 5-6 दिन बाद आना, तो 5-6 दिन तक तो वही सारा फेस वही चलेगा, क्योंकि 5-6 दिन बाद जब मालूम होगा कि नहीं आया, तब समझ में आएगा, तब गड़बड़ी शुरू होगी कि भाई तो नहीं आया। तो इस दौरान एंडोमेट्रियम वॉल भी शिशु के लिए ग्लाइकोजन का रिलीज करना शुरू करेगी। ये देखिए ग्लाइकोजन, एंडोमेट्रियम वॉल बढ़ रही है क्योंकि अभी उसको शिशु का वेट है, अभी उसको नहीं मालूम कि नहीं आया है, 5-6 दिन तक नहीं मालूम पड़ेगा, उसमें ग्लाइकोजन भी निकालना शुरू करेगी, सो दैट कि जब कोई आए तो उसको लिए मिल्क की व्यवस्था पहले से हो जाए। इसमें सारी तैयारी पूरी तरह पहले से रहती है कि भाई वो जब
यद्यपि कार्पस लुटियम का जन्मदाता एलएच है, एलएच हम लोग पढ़ा था ना कि कार्पस लुटियम का जन्म देने वाला काम जो है एलएच का है। एलएच ने किया था, एलएच ने ग्राफीन प्रोटोकॉल्स को बस्ट आउट किया और कार्पस लुटियम जो ओवम निकल गया तो कार्पस लुटियम बचा। लेकिन कार्पस लुटियम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेगी, निगेटिव फीडबैक दे देगी। प्रोजेस्टेरॉन भी निगेटिव फीडबैक देने लगेगा, तो अब दोनों क्या होगा, दोनों निगेटिव LH-FSH को देंगे तो LH-FSH का लेवल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के निगेटिव फीडबैक का LH-FSH दोनों गिरने लगेंगे। LH बहुत नीचे गिर जाएगा। अब LH ही जन्मदाता था किसका, किसका बोलिए, LH कार्पस लुटियम का। तो अब कार्पस लुटियम जो है वो LH ही गिरने लगा, इसने निगेटिव फीडबैक दे दिया कि LH और FSH जो है अब गिरने लगे, कम होने लगे। LH और FSH दोनों गिरने लगे, LH गिर रहा है, FSH गिर रहा है। LH इतना नीचे गिर जाएगा कि वो कार्पस लुटियम को, वही तो जन्मदाता था, उसको संभाल ही नहीं पाता और कार्पस लुटियम मर जाती है। LH कार्पस लुटियम को ग्रो कराती है, FSH कार्पस लुटियम को मेंटेन करती है। LH ग्रो कराएगी, डेवलप कराएगी, उसको पालेगी पोसेगी और ये उसको मेंटेन करने का काम करेगी। जैसे ही LH और FSH न्यूनतम हो जाते हैं, कार्पस लुटियम डाई आउट। कार्पस लुटियम 14 डेज वेट करेगी, 14 दिन हम लोग निकाला था ना 27/10 तक, उसके पहले 14 दिन वेट करेगी। कार्पस लुटियम के मरते ही LH और FSH और गिर जाएंगे, तब फिर शेड ऑफ शुरू हो जाएगा। तब फिर शेड ऑफ फिर शुरू हो गया, अब फिर वही फेज लौट के चला आया, क्योंकि अब उसको मालूम है कार्पस लुटियम डेड आउट कर गई और LH और FSH दोनों डाउन हो गए। अब जो है फिर दोबारा शेड आउट शुरू हो गया। उधर उधर देखा कि कोई आया नहीं अतिथि, तो सब सारा प्रोसेस फिर शुरू हो गया। मिनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है एट द एज ऑफ 12-13 years, मेनोपॉज एट द एज ऑफ 50, 45 to 50। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, मेंस्ट्रुअल फ्लो से 2-3 दिन पहले शारीरिक मानसिक परिवर्तन, घबराहट, दर्द, चिड़चिड़ापन, ये जो है कमर दर्द वगैरह। डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि जो भी है शेड आउट होना, इसको शेड आउट होना तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और यूट्रस शेड आउट के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वही उसी के कारण दर्द होगा, उसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं। मेनोरेजिया, पीरियड का समय तो वही सामान्य उतना साइकिल का, लेकिन फ्लो 5 से 7 दिन आएगा। ये कारण इसका हो सकता है कि FSH का सीक्रेशन कम होना या डिलेड होना। पॉलीमेनोरिया, साइकिल का टाइम तो आधा रह जाएगा, जिससे एक ही उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 से 3 बार मेंस्ट्रुअल फ्लो होना। कारण क्या है, प्यूबर्टी में शुरू हो सकता है, डिलीवरी के बाद इमोशन हो सकता है और फिर एट मेनोपॉजल टाइम भी हो सकता है। मेट्रोरेजिया क्या है, एक सामान्य चक्र में 2-3 बार ब्लड निकलना, इसको मेट्रोरेजिया बोलते हैं। और यूट्रस कैविटी में पॉलिप हो गया तो भी हो सकता है, यूट्राइन कैंसर हो सकता है। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग इंजरी का हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर का होता है। और इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन जिसको हम बोल रहे हैं, जैसे जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट चिपक जाना, वैसे हम लोग बोलते हैं कंसीविंग। तो अगर जाइगोट इम्प्लांट कहीं यूट्रस के बाहर हो गया तो ये प्रॉब्लम होती है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है, ये थोड़ा सा कष्टदायक होती है। तो ये हम लोगों का अपना वो था। इसके अलावा थोड़ा सा रह गया होगा शायद, बस 2 मिनट। अब ये देखिए, ये प्रोक्रिएशन गर्भ धारण काल जो है वो 280 ± 7 डेज का होता है, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, पैल्पिटेशन, ये सब होता है, ये उसका वो है। कंफर्म करने हेतु इम्यूनोलॉजिकल प्रेगनेंसी टेस्ट
आखिरी मेंस्ट्रुअल फ्लो से 6 वीक्स 50 किया जाता है। 6 वीक्स मतलब 1.5 महीने बाद आप करेंगे तो ये होगा। यूट्रस में अगर ये स्थिति दो असमान परिस्थिति में पॉजिटिव आता है, यूट्रस में आइडेंटिफॉर्म मोल, यूट्रस में कोई कार्सिनोमा वगैरह तो कर, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ महिला के शरीर में आए सभी परिवर्तनों के कारण उसके रक्त में हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, क्योंकि यही तो वो टेस्ट है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। इन जनरल ऑल द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो एन ओवरऑल हाइपरट्रॉपिक एंड हाइपरप्लास्टिक डेवलपमेंट। सभी लिगामेंट शिथिल हो जाते हैं, ब्लड का वॉल्यूम 20% बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड का वॉल्यूम 20% बढ़ेगा, मेनली ड्यू टू इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा बढ़ेगा तो भी तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। दस देयर अपीयर्स अ डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन, कम हो जाता है बाय 2-3%, नोन एज एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, इसको एनीमिया बोलते हैं प्रेगनेंसी की, लेकिन ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन घटेगा क्योंकि वाटर कंटेंट अधिक हो जाता है। प्रेगनेंसी के अंतिम माह में पेडिंग गेट जैसे बतख चलती हो जाता है। 50 kg की सामान्य महिला को लगभग 80,000, देखिए संपूर्ण इस काल में, गर्भधारण काल में 80,000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें से 30,000 किलो कैलोरी ऊर्जा ग्लाइकोजन और फैट के रूप में उसके शरीर के स्टोर हाउस में जमा हो जाती है ना। तो ये ध्यान रखिए कि 80,000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और 30,000 किलो कैलोरी ग्लाइकोजन में और पहले हो जाएगी, स्टोर हाउस हो जाएगी। फिर उसके बाद यही ऊर्जा बाद में रिकवरी पीरियड और शिशु के स्तनपान में सहायक होती है। शुरू में नवजात शिशु गर्भकाल में संपूर्ण आवश्यक तत्व तो मां से लेता है और ऑक्सीजन भी मां से लेता है। जन्म के बाद फिर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आवश्यकता ऑक्सीजन है, फिर वो ऑक्सीजन लेने लगता है। भोजन आवश्यक है तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित नहीं हुआ है, इसलिए जल और दूध ही उसका भोजन होता है। इसलिए तो भोजन आपूर्ति, ये जो शिशु स्तन वो है ब्रेस्ट वगैरह डेवलपमेंट इसीलिए होता है ताकि उसको मिल्क पिलाया जा सके और उसको जो है भोजन दिया जा सके। ये प्रोलैक्टिन हमने पढ़ा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन कार्ब है जिसका सेक्रेटरी रेट है प्रोलैक्टिन। सीक्रेशन ऑफ मिल्क एक ही बात है, हम लोगों ने पढ़ा था कि इजेक्शन ऑफ मिल्क इज क्वाइट डिफरेंट देन द सीक्रेशन। मिल्क सीक्रेशन एलेवलाई द्वारा करके पहले सीक्रेशन तो होता रहता है, लेकिन जब उसका इजेक्शन होना है तो इजेक्शन के लिए एक स्टिमुलस का काम करना पड़ेगा। वो हम लोगों ने पढ़ा था कि शिशु का रोना या शिशु का जो निपल्स पकड़ना उसके माध्यम से स्टिमुलेट होता है और वो हाइपोथैलेमस के वहां जाता है। फिर वो एक ऑलरेडी एडीएच और ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन है, एक एडीएच और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है जिससे वो मिल्क इंजेक्शन होने लगता है। तो इस तरह हम लोगों का ये पूरा खत्म हुआ। हम लोग खेमका सर को याद कर रहे हैं और उनकी एनर्जी को कोशिश करेंगे कि उनकी एनर्जी को हम ग्रहण करें और जैसे एनर्जी ग्रहण करें और उसको हम लोग जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान को हम लोग दूसरे को ट्रांसफर करें, सो दैट कि जब कभी मानवता की रक्षा की बात हो या मानवता की सेवा की बात हो तो हमारी ये थेरेपी सबके लिए कल्याणकारी साबित हो। और खेमका सर का सपना तभी पूरा होगा जब हम लोग उनके शब्दों को याद कर रहे हैं दोबारा कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग अभी आते हैं। Thank you, sir.